सिंगुलरिटीज पोल्स के बारे में कि सिंगुलरिटीज क्या होती है, पोल्स क्या होती है। जैसा कि मैंने कल आपको कहा भी था कि आज का लेक्चर और इसके आने वाले बाद के आने वाले लेक्चर, यानी कि जो काउची जो इंटीग्रल होता है जिसके ऊपर ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई से भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई से भी एग्जाम की बात कर रहे हो, तो अब जो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में आज और आज के आने वाली जो भी 2-3 क्लास होंगी, 4 क्लास होंगी, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा रहते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे तो एक चीज जो मैंने आपको कल कहा था, जो हमने डिस्कस किया था, लॉरेंट जो सीरीज हमने डिस्कस की थी, उसका जो प्रिंसिपल पार्ट था, जो उसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला बना था, वो हमें क्लियर होना चाहिए, वो हमें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज है जो वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलरिटी पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसके लिए सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है उसके लिए अगर आपको डिफाइन करना हो कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, तो सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। एनालिटिक का मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं हो जिस पॉइंट के ऊपर, है ना। एनालिटिक नहीं होने का मतलब है जिसके ऊपर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, function is not analytic is called called singular called singular point। ऐसे पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। अब ये नाम से तो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब सिंगल, पर जरूरी नहीं कि सिंगुलर का मतलब सिंगल है तो सिंगल पॉइंट ही होगा। मल्टीपल पॉइंट भी हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अब जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक होता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और एक होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो एक एक करके पहले हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि आइसोलेटेड का मतलब क्या है और नॉन आइसोलेटेड का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आइसोलेटेड। अब जो शब्द है आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब होता है एक, अकेला, जिसको दुनिया से काट छाट दिया हो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। आपने सुना भी होगा कि ये आइसोलेटेड रहता है, आइसोलेटेड मतलब अकेला जो रहे। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करें, मान लो आपके पास ये कोई रीजन है ना, आपके पास ये कोई डोमेन है और इस डोमेन की जो रेंज है वो है आर। मान लिया इस डोमेन की रेंज है आर, तो इस डोमेन के अंदर हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। लेट सपोज ये पॉइंट जो है वो z बराबर a है, ये पॉइंट कौन सा है, z बराबर a है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, जबकि इसके नियर बाई जो रीजन है, स्मॉल नियर बाई रीजन में, इसके नियर बाई रीजन में फंक्शन एनालिटिक है, इसके नियर बाई रीजन में फंक्शन एनालिटिक है। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ऐसे जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्या डेफिनेशन होगी, इफ द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक at a point, but it is analytic in neighborhood points, in neighborhood points neighborhood points of that point, then it is called
isolated singularity, then it is called isolated singularity और isolated singular point. इसको हम क्या नाम देंगे? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, या इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. तो हमारे पास जो फंक्शन है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, तो मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा लिया कोई फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z-1 और 1/z-2. तो 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं मेरे को जिन पर ये एनालिटिक नहीं है. तो एट z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2, जैसे ही आप z इक्वल्स टू 1 डालोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट वैल्यू देगा. इसी तरह से अगर मैं z इक्वल्स टू 2 डालता हूं, देन अगेन फंक्शन क्या वैल्यू देगा? इनफाइनाइट वैल्यू देगा. इसका मतलब ये 1 और 2 पर केवल इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू रखो. मान लो आप 1.5 वैल्यू रखते हो, तो 1.5 पे भी एक डेफिनिट वैल्यू देगा. आप 2.5 वैल्यू रखते हो, उस पर भी डेफिनिट वैल्यू देगा. इनके अलावा आप कुछ भी रखते हो इनफाइनाइट को छोड़ के, तो ये क्या वैल्यू देगा? एक डेफिनिट वैल्यू देगा. तो ये आइसोलेटेड है किसके लिए? z बराबर 1 के लिए और z बराबर 2 के लिए. ठीक है. तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल्स टू a एंड z इक्वल्स टू 2. तो इट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2. z इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 1 पर ये क्या है? आइसोलेटेडली सिंगुलर है. ये तो बात हो गई किसकी? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की. दूसरा जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट दूसरा जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. जब मैंने डिफाइन किया आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, तो आइसोलेटेड में तो केवल और केवल एक पॉइंट ऐसा था जहां पर वो एनालिटिक नहीं था. और जब मैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करता हूं तो इसमें ये पॉइंट, एक पॉइंट तो होगा ही जहां पर वो आइसोलेटेड, जहां पर वो एनालिटिक नहीं है. पर उसके नाइबरहुड रीजन में भी हमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे, उसके नाइबरहुड रीजन्स में भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे हमें मिल जाएंगे जहां पर ये एनालिटिक नहीं होगा. यदि कोई फंक्शन इस तरह से है कि वो एक पॉइंट के अलावा उसके नाइबरहुड रीजन पर भी एनालिटिक नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. तो इफ अ फंक्शन इज not analytic, function is not analytic at a point, and also it is not analytic, in the neighborhood region, neighborhood region of that point, then points are called non isolated singular points. Then points are called non isolated singular point. ऐसे पॉइंट्स जो है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहते हैं. ठीक है. ऐसे पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखता हूं कि मेरे पास एग्जाम्पल में मैंने लिया एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन पाई अपॉन जेड. तो साइन पाई अपॉन जेड, साइन की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एनालिटिक हो जाएगा, है ना? एनालिटिक नहीं रहेगा ये. तो ऐसे हमारे कितने सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं. साइन पाई अपॉन जेड को हमें 0 करना है, तो साइन पाई अपॉन जेड को 0 करने का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, साइन पाई अपॉन जेड इक्वल्स टू एन पाई वेयर इक्वल्स टू 0, सॉरी, इक्वल्स टू 0 एंड पाई अपॉन जेड, ये जेड है, जेड
एंड पाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू एन पाई, देन यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारे पास बनेगा जेड इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन। जेड इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वन अपॉन एन, यही बनेगा। और एन की जो वैल्यू रहेगी वो कहां से कहां तक रहेगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एन की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जेड की वैल्यू आई वन अपॉन एन। अब अगर मैं वैल्यू डालता हूं, क्या वैल्यू डालूं, वेन, मैं लिखता हूं वेन एन इज इक्वल्स टू 0, एन इज इक्वल्स टू 0 पर जेड कितना मिल रहा है, इनफाइनाइट। मैं लिखता हूं एन इज इक्वल्स टू 1, तो जेड की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। मैं लिखता हूं एन इज इक्वल्स टू 2, एन इज इक्वल्स टू 2, तो जेड की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2। इसी तरह से मैं वैल्यू बढ़ाता जाता हूं, ये वैल्यू लिखी मैंने एन इज इक्वल्स टू 3, तो जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/3। मैंने लिखा एन इज इक्वल्स टू 4, जेड की वैल्यू मिलेगी 1/4। ये वैल्यू इसी तरह से आगे बढ़ रही है। और जब मैं डालूंगा एन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ये वैल्यू जो है, ये लास्ट वाली वैल्यू, ये आपको ध्यान में रखनी है। एन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो जेड इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से आए वो देखो। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये आई है और ये जेड। आई का मतलब इमेजिनरी एक्सिस, आई का मतलब कौन सा हो गया, इमेजिनरी एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस हो गया हमारे पास, रियल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। वाई जो है वो कौन से पे चला जाएगा, इमेजिनरी पे। और जेड जो है, जो एक्स है वो कौन से पे आ जाएगा, रियल पे आ जाएगा। तो आपके पास जो जो पॉइंट्स आए, वो पॉइंट्स को यहां पर रखते जाओ। सबसे पहले जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इसको तो आप डिफाइन कर ही नहीं पाओगे कहां पर है। ये सारे रियल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक आया, एक पर एक आया, एक बड़ा 2 पर एक बार आया, एक बड़ा 3 पर। तो ये सारी वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये मान लो 1 है, ये लेट सपोज 1/2 है, ये 1/4 है। तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया, ये हो गया 1 ना, तो ये कितना हो गया 1। तो यहां पर z बराबर कितना है, 1 है, मान रहे हम ऐसा। यहां पर z बराबर 1 है, यहां पर z बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। यहां पर z बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। और यहां पर z बराबर कितना है, यहां पर है z बराबर 0। यहां पर z बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, तो z बराबर 0, ये z बराबर 0 हो गया। अब ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक है। पर हमारी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और उसके आसपास के नाइबरहुड रीजन में भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए, उनमें से मेन पॉइंट कौन सा है ये हमें चाहिए। तो मेन पॉइंट कौन सा होगा, n बराबर इनफाइनाइट वाला। जहां पर हमने n बराबर इनफाइनाइट लिखा है, जहां पर हमने n की वैल्यू इनफाइनाइट ली है, वो हमारे लिए मेन पॉइंट होगा। और उसके आसपास वाले सारे कौन से होंगे, नाइबरहुड पॉइंट्स होंगे। तो मेन पॉइंट कौन सा हो गया, n बराबर इनफाइनाइट वाला। अब n बराबर इनफाइनाइट पे z की कितनी वैल्यू आ रही है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें n बराबर इनफाइनाइट वाला पॉइंट पकड़ना है। तो अगर मैं यहां पर पकड़ूं कि मेन जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है ना, तो एट n is equals to infinite, at n is equals to infinite, the point is called point is called non-isolated singular point, non-isolated singular point। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में n बराबर इनफाइनाइट पर क्या है, z बराबर 0 है। n बराबर इनफाइनाइट पर z बराबर 0 है, तो ये जो z बराबर 0 है, ये z बराबर 0 क्या कहलाएगा, ये z बराबर 0 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, NISP, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। शॉर्ट में लिख दिया इसको मैंने। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है उसमें आपको पॉइंट्स तो बहुत सारे मिलेंगे, पर आपके लिए जो मेन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट जिस पर n की वैल्यू आपने कितनी रखी हुई है, इनफाइनाइट रखी हुई है। n की वैल्यू कितनी रखी हुई है, इनफाइनाइट रखी हुई है। लेता हूं अब दूसरा जो एग्जांपल ले रहा हूं,
तो दूसरे एग्जाम्पल में मैंने फंक्शन जो लिखा वो फंक्शन लिख दिया मैंने 1/sin पाई जेड। पहले मैंने लिखा था sin पाई अपॉन जेड, अब मैंने लिख दिया sin पाई जेड। तो sin पाई जेड ये जीरो होना है, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा पाई जेड इजक्वल्स टू एन पाई, पाई जेड इजक्वल्स टू एन पाई। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी हो गई, जेड हो गई, या जेड की वैल्यू कितनी हो गई, एन हो गई, जेड की वैल्यू कितनी हो गई, एन हो गई। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है वो कौन सा होगा, एन बराबर इनफाइनाइट वाला। अब यहां पर एन की आपको दुनिया जहान की वैल्यू मिल गई, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो कौन से होंगे, ये होंगे नॉन, ये सभी पर फंक्शन क्या होगा, नॉन एनालिटिक होगा, एनालिटिक नहीं होगा। पर मेनली हमें कौन सा पॉइंट पकड़ना है, वो पॉइंट पकड़ना है जिस पर एन की वैल्यू आप क्या डालो, इनफाइनाइट डालो। तो एट एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट, एट एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जेड की वैल्यू यहां पर आपको कितनी मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है। तो ये जो एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, यानी कि जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा यहां पर, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये क्या कहलाएगा यहां पर, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, हालांकि फंक्शन जो है वो तो एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट पर मेनली जो पॉइंट कहलाना है जिसके आसपास के पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब दो अलग अलग केस हो गए, एक में एन की वैल्यू जब हमने इनफाइनाइट डाली तो जेड की वैल्यू जीरो आ गई थी, और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया जिसके अंदर हमने एन की वैल्यू जब इनफाइनाइट डाली तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। क्लियर। तो अब जो कंफ्यूजन हो सकता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में, अब वो नहीं रहना चाहिए। जब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की बात करोगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही हो। एन की वैल्यू इनफाइनाइट वाला जो पॉइंट है उसको पकड़ लेना, वो क्या कहलाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है ये हमने देख लिया। सिंगुलर पॉइंट का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है नॉन आइसोलेटेड। अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर की, सिंगुलरिटी की अलग से। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है उसको अलग से कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके अलग अलग क्या क्या कौन कौन से फॉर्म बनते हैं वो हमें देखना है। तो अब हम क्लासिफाई करेंगे किसको, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स को। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स, तो आइसोलेटेड सिंगुलर जो पॉइंट्स हैं उनको हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक करते हैं हम एसेंशियल, एसेंशियल, एक होता है हमारे पास नॉन एसेंशियल, एक होता है हमारे पास नॉन एसेंशियल, और एक होता है हमारे पास रिमूवेबल। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और रिमूवेबल, ये तीन पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल की, और उससे भी पहले हम बात करेंगे लॉरेंट सीरीज की, है ना। तो इन लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज वी हैव, लॉरेंट सीरीज में हमने फंक्शन का जो एक्सपेंशन देखा था वो बना था एक्सपेंशन में n इक्वल्स टू जीरो से इनफाइनाइट ए एन, और ये बना था z माइनस ए पावर n, ये बना था z माइनस ए पावर n, और एक बना था n इक्वल्स टू जीरो से इनफाइनाइट, ये बना था बी एन, ये n नीचे आएगा, ये बनेगा ए एन, ये बनेगा बी एन, और ये बनेगा z माइनस बी पावर n। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पर फोकस रखना है आपको, ये वाले पार्ट पर। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। ध्यान से देखो तो इसमें सारे टर्म्स में जो पावर चल रही है वो नीचे चल रही है, यानी कि जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, मतलब डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे, हर से इसको अंश में लेके जाओगे, तो इसकी पावर चलेगी नेगेटिव में ना। अगर मैं इसको यहां पर लिखूं एक्सपेंड करके, तो ये क्या लिखा जाएगा, बी जीरो प्लस बी वन जेड माइनस बी पावर माइनस वन प्लस बी टू जेड पावर माइनस बी पावर माइनस टू।
यानी कि यहां पर जितने भी टर्म्स चल रहे हैं नेगेटिव में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला जो टर्म है इसको इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। और ये जो प्रिंसिपल पार्ट है यही डिसाइड करेगा कि जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है ये एसेंशियल होगी, ये नॉन एसेंशियल होगी, या ये रिमूवेबल होगी। ये जो मेन पार्ट है, इस मेन पार्ट का यहां पर कोई रोल नहीं है। ये जो प्रिंसिपल पार्ट है सारा का सारा रोल जो है वो इसी का है। ये पार्ट डिसाइड करेगा, ये पार्ट हमें बताएगा कि ये जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की जो हम बात कर रहे हैं ये एसेंशियल होने वाली है, ये नॉन एसेंशियल होने वाली है, या ये रिमूवेबल होने वाली है। रिमूवेबल का मतलब इसको रिमूव किया जा सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, एसेंशियल की। एसेंशियल 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 आइसोलेटेड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की, इसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास दो पार्ट थे लॉरेंट सीरीज में, एक मेन पार्ट और एक प्रिंसिपल पार्ट। यदि जो प्रिंसिपल पार्ट है उस प्रिंसिपल पार्ट के अंदर जेड माइनस बी, या कह लो जेड माइनस ए, उस जेड माइनस बी या जेड माइनस ए का जो एक्सपेंशन है उसके इनफाइनाइट टर्म्स बन रहे हैं। कितने टर्म्स बन रहे हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट लिखा हुआ था, प्रिंसिपल पार्ट कौन सा था, हमारे पास ये था। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा था हमारे पास, ये वाला पार्ट था, बी एन अपॉन जेड माइनस बी पावर एन। तो ये जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस है ना, ध्यान से सुनना, 1 अपॉन जेड माइनस। तो यदि हमारे पास जो एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है लॉरेंट सीरीज का, इस लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में हमारे पास जेड माइनस बी के या जेड माइनस ए के कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, है ना। कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो जो सिंगुलरिटी बनेगी वो कौन सी कहलाएगी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो इफ इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, इफ इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जेड माइनस ए और जेड माइनस बी contains infinite number of negative terms, infinite number of negative terms, then z is equals to b is called essential isolated singularity। मैंने आपको बोला कि जो प्रिंसिपल पार्ट है जिसमें 1 अपॉन जेड माइनस बी लिखा हुआ है, उस जेड माइनस बी के इनफाइनाइट टर्म्स बन जाए, अगर उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा, नेगेटिव लिखा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू ई पावर 1 अपॉन जेड माइनस 4, 1 अपॉन जेड माइनस 4, तो इसका एक्सपेंशन अगर करो आप, तो इसका एक्सपेंशन करते हो तो क्या बनेगा, इसका एक्सपेंशन बनेगा भाई ई पावर एक्स का एक्सपेंशन जो बनता है वो बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। तो ई पावर 1 अपॉन जेड माइनस 4 का एक्सपेंशन क्या बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 4 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 4 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 4 क्यूब फैक्टोरियल 3। और ये कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे मेरे को इनफाइनाइट टर्म्स मिलते जाएंगे, है ना, ये सीरीज इनफाइनाइटली एक्सपेंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि z बराबर 4 जो है, z बराबर 4 कौन सी सिंगुलरिटी हो गई, आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड में भी कौन सी हो गई, एसेंशियल। एसेंशियल क्यों हो गई, क्योंकि ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है।
कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो z बराबर 4, z बराबर 4 इज एसेंशियल, z बराबर 4 इज एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। यहां तक क्लियर? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो आती है नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब ये नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है वो प्रिंसिपल पार्ट का एक्सपेंशन यदि फाइनाइट टर्म्स तक हो रहा है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, जो प्रिंसिपल पार्ट है उसका एक्सपेंशन जो है वो फाइनाइट टर्म्स तक हो रहा है। इफ एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट bn upon z माइनस bn हैज फाइनाइट टर्म्स, इसके अंदर फाइनाइट टर्म्स हैं, देन z इक्वल्स टू b, z इक्वल्स टू b इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड प्लस 3 क्यूब, 1 अपॉन जेड प्लस 3 क्यूब। तो यहां पर मैं जेड इक्वल्स टू 3 डालता हूं, जेड इक्वल्स टू -3, जेड इक्वल्स टू -3। तो अगर इसका एक्सपेंशन भी होगा, इसका एक्सपेंशन आप करते हो तो क्या बनेगा, जेड प्लस 3 पावर -3, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दोगे। तो इसके जो टर्म्स आएंगे वो कौन से आएंगे, फाइनाइट टर्म्स आएंगे। तो z बराबर -3 जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। दो तरह के हमारे पास आइसोलेटेड में अभी तक हमने देख लिए, एक हो गया जो कौन सा है, एक हो गया जो जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है, और इनफाइनाइट टर्म्स जिसके अंदर है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं एसेंशियल, और जिसके अंदर फाइनाइट टर्म्स है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं नॉन एसेंशियल। फिर थर्ड जो आता है वो आता है रिमूवेबल। रिमूवेबल से पहले एक चीज हमें पढ़नी है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, है ना, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। आपने शब्द सुना होगा एक पोल, एक शब्द सुना होगा पोल। तो पोल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पोल, तो सबसे पहले तो पोल का मतलब हम देख ले। पोल जैसे कि मैंने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन लिखा था मैंने एफ जेड इक्वल्स टू मैंने लिख दिया था जेड प्लस 3 क्यूब, ये लिख दिया था। तो पोल का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो जाए, नॉन एनालिटिक हो जाए, ठीक है। तो पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इज कॉल्ड पोल। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पोल। अब ये पोल जो है, इस पोल की ऑर्डर क्या होगी वो हमें डिफाइन करना है। पोल की ऑर्डर क्या होगी, हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए या जेड प्लस ए, हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए या जेड प्लस ए इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पोल। तो हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए या जेड प्लस ए भी लिख सकते हो आप, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पोल,
इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पोल। उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ पोल। एग्जाम्पल के लिए आपके पास लिखा है एफ जेड इक्वल्स टू 1/z-1 और z-2। तो यदि ऑर्डर 1 है ना, यदि ऑर्डर 1 है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। यदि ऑर्डर 1 है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। यदि 2 है तो वो हो जाएगा कौन सा? डबल पोल, है ना। ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर ऑर्डर 1 है तो सिंपल पोल, ऑर्डर 2 है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2, अगर 3 है तो पोल ऑफ ऑर्डर 3। जैसे कि इस पॉइंट के अंदर हम बात करें तो यहां पर इस फंक्शन में जो z बराबर 1 है वो क्या कहलाएगा? पोल। और z बराबर 2 है ये क्या कहलाएगा? पोल। और ये कौन से पोल कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सिंपल पोल। ये कौन से पोल कहलाएंगे? सिंपल पोल। यदि मैं लिख रहा हूं एफ जेड इक्वल्स टू 1/z-2 स्क्वायर, यहां नेगेटिव पावर की बात चल रही है, हाईएस्ट नेगेटिव पावर। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा z इक्वल्स टू 2 पोल ऑफ ऑर्डर 2। पोल ऑफ ऑर्डर 2 ये क्या कहलाएगा? पोल ऑफ ऑर्डर 2। यहां तक क्लियर चीजें? अपॉन z-2 स्क्वायर। इसके अंदर कितने पोल होंगे और कितने ऑर्डर के होंगे? तो इसके अंदर देखो दो पोल हैं। एक है z बराबर 1, z बराबर 1 जो है वो है सिंपल पोल, और z बराबर 2 जो है वो है पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर। पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस फंक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो इस फंक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, या हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ z-a इज कॉल्ड ऑर्डर। तो यहां पर पोल कितने हैं वो एक अलग बात है। हमसे क्वेश्चन में अगर पूछा है कि इसका ऑर्डर कितना है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। चलो भाई, तो दो तरह की हमने सिंगुलरिटी पढ़ी। एक हम लोगों ने पढ़ा एसेंशियल और एक हमने पढ़ा नॉन एसेंशियल। एसेंशियल के अंदर नंबर ऑफ जो टर्म्स थे प्रिंसिपल पार्ट के वो इनफाइनाइटली कम समय मिल रहे थे, और जो नॉन एसेंशियल है उसके अंदर फाइनाइट। फिर उसके बाद आता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी हमारे पास जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन था, वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये था n इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट an z-a an प्लस n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट bn, ये कितना है bn, और ये कितना है z-bn। तो अगर ये पार्ट ही मैं गायब कर दूं, ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा गायब कर दूं, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, या ये मैं कह दूं कि z-b पावर -n ये 0 कर दूं, यानी कि अगर जो एक्सपेंशन हो रहा है लॉरेंट सीरीज का वो इस तरह से हो कि z-b के जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो हमें मिले ही ना। और इसके ना मिलने का मतलब है कि जब आप इसको एक्सपेंड करना चालू करोगे, तो एक टर्म आएगा इसमें, कौन सा? केवल bn आएगा, क्योंकि n बराबर 0 पर एक टर्म आपको मिल जाएगा। वो कौन सा मिल जाएगा? b0। बाकी z-b के जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं वो एक भी नहीं मिलेंगे। तो इफ there is no negative term of z-b power n minus n, then it is called removable singularity. It is called removable singularity. z-b के यदि एक भी टर्म आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसको हम क्या नाम दे देंगे? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, ये कहलाएगी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया इसका, फंक्शन लिया मैंने एफ जेड, और ये मैंने लिखा साइन जेड अपॉन जेड। फंक्शन लिखा मैंने साइन जेड अपॉन जेड।
तो यदि मैं साइन जेड का एक्सपेंशन करता हूं तो साइन जेड का जो एक्सपेंशन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो यहां से जब इस 1 अपॉन जेड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देखोगे कि जो जेड पावर माइनस जेड माइनस ए पावर माइनस एन के नेगेटिव टर्म्स इसमें एक भी नहीं मिल रहे हैं ना। देयर इज नो नेगेटिव टर्म, नो नेगेटिव टर्म ऑफ जेड माइनस ए पावर माइनस एन। भाई यहां पर एक इकलौता जो टर्म था वो था 1 अपॉन जेड, एक इकलौता टर्म था 1 अपॉन जेड, और वो 1 अपॉन जेड को भी हमने खत्म कर दिया। उस 1 अपॉन जेड को भी हमने खत्म कर दिया। अब हमें इसमें जेड माइनस ए पावर माइनस एन जैसा कोई भी टर्म हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर के जो टर्म्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जेड स्क्वायर या जेड पावर 4। तो इस तरह की अगर कोई फंक्शन है जिसके अंदर सिंगुलरिटी थी, इसके अंदर पहले पोल बन रहा था, जब मैं जेड इक्वल्स टू 0 डालता हूं तो जेड इक्वल्स टू 0 इसका क्या है, पोल है। जेड इक्वल्स टू 0 इसका क्या है, पोल है, क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है जेड इक्वल्स टू 0 पर क्या इसको खत्म किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म किया जा सकता है? यदि मैं साइन जेड का एक्सपेंशन में कर दूं तो ये जो जेड इक्वल्स टू 0 वाला टर्म है ये खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप जेड इक्वल्स टू 0 डालते हो तो फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो अब अगर मैं इसके अंदर जेड इक्वल्स टू 0 डालता हूं तो फंक्शन मेरे को फाइनाइट वैल्यू देगा। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब यही होता है कि जो फंक्शन पहले उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं था, जैसे कि जेड बराबर 0 पर पहले जब हम इसको देखते हैं तो ये एनालिटिक नहीं है, और जब मैंने इसको बाद में एक्सपेंड किया तो ये जेड बराबर 0 पर भी एनालिटिक बन गया। तो ऐसी सिंगुलरिटी जिसको रिमूव किया जा सके, ऐसी सिंगुलरिटी जिसको रिमूव किया जा सके, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो यहां पर जो ये सिंगुलरिटी है ये क्या कहलाएगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो जेड बराबर 0 मैं क्या लिखूंगा, जेड बराबर 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सबसे पहले स्टार्टिंग हमने की, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। दो तरह का वो होता है, एक होता है आइसोलेटेड और एक होता है नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एक गिवन डोमेन के अंदर, डोमेन का मतलब एक रेंज प्रांत के अंदर एक ही पॉइंट ऐसा है, एक ही पॉइंट केवल ऐसा है जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसके नाइबरहुड रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। दूसरा हमने पढ़ा नॉन आइसोलेटेड, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, साथ ही साथ उसके आसपास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसको हम नाम देते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में वो पॉइंट कैसे आप निकालोगे, उस पॉइंट को निकालने के लिए n की वैल्यू को इनफाइनाइट करोगे, n की वैल्यू इनफाइनाइट पर आपको z की जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। फिर हमने आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन किया, वो 3 तरह के हमें मिले, एक आया एसेंशियल, एक आया नॉन एसेंशियल और एक आया रिमूवेबल। एसेंशियल का मतलब जिसके अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट है, उस प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स अगर हमें मिल रहे हैं, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स हमें मिल रहे हैं जेड माइनस बी पावर एन के, तो उसको हम कहते हैं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फिर नॉन एसेंशियल में हमने देखा जिसके अंदर फाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, फाइनाइट एक्सपेंशन हो रहा है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब है कि ऐसी सिंगुलरिटी जिसको रिमूव किया जा सके, उसको हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और जब हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर जेड माइनस बी के जो नेगेटिव एक्सपेंशन है, जेड माइनस बी के नेगेटिव टर्म्स हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये चीज आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है सिंगुलरिटी की जब बात होगी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, देन फिर हम बढ़ेंगे रेजिड्यू की तरफ, है ना। देन हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, रेजिड्यू की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर गिवन है, दिख रहा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द फंक्शन एफ जेड,
द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस 2 ऑन जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 3। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, पहला ऑप्शन दिया है कि z इक्वल्स टू 2 एक सिंपल पोल है और z इक्वल्स टू 3 एक सिंपल पोल है। दूसरा ऑप्शन दिया है z इक्वल्स टू माइनस 2 एक सिंपल पोल है और z इक्वल्स टू माइनस 3 एक सिंपल पोल है। थर्ड ऑप्शन दिया है z इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्डर का पोल है और z इक्वल्स टू माइनस 3 सिंपल पोल है। फोर्थ ऑप्शन है z इक्वल्स टू माइनस 2 सेकेंड ऑर्डर का पोल है और z इक्वल्स टू 3 सिंपल पोल है। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, वेदर इट इज ए, वेदर इट इज बी, वेदर इट इज सी और डी। क्या z इक्वल्स टू माइनस 3 एक सिंपल पोल है, यस और नो? ऑर्डर का मतलब होता है नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस बी, हाईएस्ट नेगेटिव पावर उसको हम ऑर्डर कहते हैं, हाईएस्ट नेगेटिव पावर। बताओ क्या ऑप्शन आएगा। आंसर करना जरूरी है, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करना जरूरी है भाई। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो z माइनस 2, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा z माइनस 2 और ये बनेगा z प्लस 2, ठीक है, और z प्लस 3। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे या सोचेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर क्यों नहीं है। सेकंड ऑर्डर ये तब होता अगर यहां लिखा होता z माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये z माइनस 2 और z प्लस 2 को इनडायरेक्टली क्या लिख रखा है, z स्क्वायर माइनस 4 लिख रखा है। तो यहां पर 3 पोल मिल रहे हैं तुम्हें। 3 पोल कौन कौन से मिल रहे हैं, एक मिल रहा है z बराबर 2 और ये भी सिंपल पोल है, एक मिल रहा है तुम्हें z बराबर माइनस 2, ये भी सिंपल पोल है, और एक मिल रहा है तुम्हें z बराबर माइनस 3, ये भी कौन सा पोल है, सिंपल पोल है। तो जहां पर भी सेकंड ऑर्डर लिखा है उसको कैंसिल कर दो, सेकंड ऑर्डर लिखा हुआ है उसको कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी। ए ऑप्शन में लिखा है हैज अ सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड एट अ सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू 3। तो z इक्वल्स टू 3 तो पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, z इक्वल्स टू 3 तो पॉइंट ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन देखो, z इक्वल्स टू माइनस 2 है बिल्कुल है, z इक्वल्स टू माइनस 2 है, z इक्वल्स टू माइनस 3 है बिल्कुल है, z इक्वल्स टू माइनस 3 है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फंक्शन एफ जेड, फंक्शन एफ जेड हैज, फंक्शन एफ जेड साइन 1 अपॉन जेड, फंक्शन एफ जेड साइन 1 अपॉन जेड हैज ऑप्शन ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ऑप्शन बी नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी एसेंशियल सिंगुलरिटी और ऑप्शन डी नन। फंक्शन साइन 1 अपॉन जेड हैज ऑप्शन ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ऑप्शन बी नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन। बताओ कौन सी होगी। एसेंशियल का मतलब जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हो, नेगेटिव पावर हो। नॉन एसेंशियल का मतलब जिसके अंदर फाइनाइट हो, और रिमूवेबल का मतलब जिसके अंदर जो सिंगुलरिटी है उसको रिमूव किया जा सके, दैट इज नॉट रिमूवेबल। तीनों जो चीजें हैं वो चेक करो कि कौन से में पॉसिबल है, क्या वो सी में पॉसिबल है, क्या वो बी में पॉसिबल है और क्या वो ए में पॉसिबल है, चेक करना पड़ेगा आपको। करो भाई, बी कैसे होगा बेटा, साइन 1 अपॉन जेड का एक्सपेंशन करो, साइन 1 अपॉन जेड का। भाई साइन 1 अपॉन जेड का जब आप एक्सपेंशन करोगे, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। साइन 1 अपॉन जेड का जब एक्सपेंशन करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड का क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन जेड पावर 5, और ये 1 अपॉन 5, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब ये देखो ध्यान से, क्या इसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव कर ही नहीं सकते। नॉन एसेंशियल ये तब होता जब इसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं। ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है ना। तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो ये कौन सी हो गई, एसेंशियल हो गई। मिल गए, यही तो मिल गए, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड पावर 5,
तो ये बन गया z-1, z-3, z-5, आगे आ जाएगा z-7, z-9 और ये इन्फाइनाइट तक चले जाएंगे। तो अगर ये नेगेटिव टर्म्स इन्फाइनाइट तक जाती है तो उसको हम एसेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? एसेंशियल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन साइन 1/1 माइनस जेड, फंक्शन साइन 1/1 माइनस जेड ये फंक्शन है। तो इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू 1। ऑप्शन सेकंड है नॉन एसेंशियल एट जेड इक्वल्स टू 0। थर्ड है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू 1। बताओ क्या आएगा? अब तो बता देना चाहिए, अब तक तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा। भाई पहला तो ये सबसे पहले देख लो कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी था इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन होना है इसका। तो अगर इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन होना है तो नॉन एसेंशियल तो है नहीं, ये एसेंशियल है। अब ये रिमूवेबल है या नहीं है? तो रिमूव तो कर ही नहीं सकते। हाँ, पोल मिल जाएगा। पोल कहां पर मिल रहा है? जेड इक्वल्स टू 1 पर मिल रहा है। तो साइन 1/1 माइनस जेड का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो 1 माइनस जेड 1/3 1/1 माइनस जेड क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस 1/5 1/1 माइनस जेड पावर 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो ये कौन सी हो गई? एसेंशियल हो गई। अब क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो जेड बराबर 1 जो है उस पर क्या मिलेगा? पोल मिलेगा आपको। जेड बराबर 1 पर क्या मिलेगा? पोल, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है? ये जेड बराबर 1 पर ये नॉन एनालिटिक बन रहा है, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देख लो, कुछ भी करके रिमूव नहीं होगा। तो इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सी हो गई? आइसोलेटेड है ये, बिल्कुल है। तो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू 1। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ई पावर 1/z। फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ई पावर 1/z हैज। फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ई पावर 1/z हैज। ऑप्शन ए है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू 0। नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन एसेंशियल तो नहीं है क्योंकि जो ई का एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। रिमूवेबल ये हो नहीं सकता। तो इसका जब एक्सपेंड करोगे आप ई पावर 1/z को, तो जेड इक्वल्स टू 0 जो है वो पोल हो गया। ठीक है? और ई पावर 1/z का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना? अप टू इनफाइनाइट। ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये क्या हो गई? ये हो गई एसेंशियल। और क्योंकि जेड बराबर 0 पर केवल ये नॉन एनालिटिक है, उसके अलावा ये एनालिटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आइसोलेटेड भी हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया? ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। हमने जो डिस्कस किया आज के लेक्चर के अंदर, वो डिस्कस किया कि पोल्स क्या होते हैं, सिंगुलरिटी क्या होती है, और उनके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपको बस ये पहचानना होता है। पहचानने की मतलब कैसे पहचानोगे? उसके लिए आपको डेफिनेशन इनकी क्लियर होनी चाहिए, इनकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कंफ्यूजन इसमें होता है कि हम भूल जाते हैं बाद में कि कहाँ तक कौन से में इनफाइनाइट तक का लेना है, कौन से में फाइनाइट तक का लेना है। वो चीज आपको केवल तभी ध्यान रहेगी जब उसको आप बार बार रिकॉल करोगे। रिकॉल करने का मतलब है उससे रिलेटेड आप 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार 3-4 बार करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि क्या नॉन एसेंशियल है, क्या एसेंशियल है, और रिमूवेबल का मतलब क्या है। तो रिमूवेबल जो वर्ड ही है उसका मतलब ये है कि रिमूव कर देना। कहां पर रिमूव हो सकता है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पोल्स के, सिंगुलरिटी के। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा रेजिड्यूअल, है ना? रेजिड्यू आएगा पहला, फिर आएगा काउची रीमान या काउची इंटीग्रल ना, काउची इंटीग्रल फंक्शन आएंगे,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली 2 से 3 क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली कॉम्प्लेक्स की, जिसके अंदर से जो क्वेश्चन आने के चांसेस 200% तक रहते हैं। आज का लेक्चर, इसके आने वाले 2-3 लेक्चर जो कॉम्प्लेक्स के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखना, और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 100% श्योरिटी के साथ करके रखना। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेजिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेजिड्यू क्या होता है। उसके पहले आप ये अच्छे से क्लियर कर लेना पोल क्या है, ये सब चीजें क्या है, और उसके अलावा जो हमने लॉरेंट सीरीज और पावर सीरीज पढ़ी है उसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल की क्लास में।